दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। इमरान खान की लिखी हुई किताब मैं और मेरा पाकिस्तान। ये किताब उन्होंने 2011 में लिखी थी और इसका इंग्लिश से उर्दू में तर्जुमा किया जनाब अरुण रशीद ने 2012 में। ये दोबारा उर्दू में शाये हुई। बहुत दिलचस्प किताब है जिसके बारे में डेली टेलीग्राफ लंदन ने ये कहा है कि ये एक रूहानी सफर है। ये जवां साल क्रिकेट की तारीख के अजीम तरीन खिलाड़ियों में से एक है। कभी खुद को नाकाबिले तकलीफ समझता था। कोई मंजिल ऐसी न थी अपनी गैर मामूली सलाहियत, रियाजत और यकीन की कुव्वत से जिसे वो हासिल न कर सकता। लाहौर के एचिसन कॉलेज, रॉयल लंदन के ग्रामर स्कूल और उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केबल कॉलेज से तालीम पाने वाले इस आदमी के लिए कभी अल्लाह का वजूद फकत चार दीवारी तक महदूद था। ये है 2000 शायद के बाद का थोड़ा सा तज्जिया टेलीग्राफ ऑफ लंदन का। इसके बाद दूसरे अखबार जो हैं उन्होंने भी इसका कुछ न कुछ अपना तज्जिया दिया है इसके बारे में। द इंडिपेंडेंट लंदन ने कहा, कमाल जहानत लिखी गई ये किताब पाकिस्तान की तारीख और इमरान खान की आपबीती का इम्तिजाज है। ये हर उस चैलेंज की दास्तान है जो अव्वल क्रिकेट और खिदमत इंसानी की मुहिम्मात में उससे पेश हुए। इन्हीं इम्तहानों से जो सबक उसने सीखे उन्हीं से सियासत के मैदान में उस दाखिले का माहौल मुरतब हुआ। ये इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि इन्हीं इम्तहानों से जो सबक उन्होंने सीखे, जो कि लगता है बहुत ज्यादा सियासतदान जो है नहीं है अपने तजर्बों से कुछ भी देखने में आया है, खासकर पाकिस्तान में। ये इस किताब का 8वां बाब है। का उन्वान है यरगमाल किस्सान। इसका सिलसिला जारी है तो हम इसी बाब को आगे बढ़ाते हैं। लिखते हैं 2003 में लापता अफराद लवाहकीन के साथ मैंने पार्लियामेंट के सामने ला एहतजाजी मुजाहरा किया। 2003 में। अफसोस की बात है कि ये आजकल अभी करंट इशू है और ये अभी तक रहा है। एक साल कबल 2002 में डॉक्टर आमिर अजीज को उठा लिया गया था। वो हड्डियों के एक मुमताज मौलिज मारूफ ऑर्थोपेडिक सर्जन है। हर साल डॉक्टरों की एक टीम लेकर वो मुफ्त इलाज के लिए अफगानिस्तान जाया करते। मैं डॉक्टर आमिर अजीज को इसलिए भी जानता हूँ कि वो शौकत नम अस्पताल में रजाकाराना काम कर चुके हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक डॉक्टर आमिर अजीज को एफआई के एजेंटों के साथ काम करने वाली पाकिस्तानी पुलिस ने अगवा किया। इन पर इल्जाम था कि वो अलकायदा और तालिबान दहशतगर्दों को करते। मैंने हस्बे इख्तिलाफ के चंद रहनुमाओं और एक मजहबी जमात से बात की। उनसे कहा कि हमें डॉक्टर साहब की गिरफ्तारी पर एहतजाज के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। सब खौफजदा थे। यूं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तनहा करना पड़ी। चंद रोज बाद पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने लाहौर शहर में इस वाक़े के खिलाफ हंगामा बर्पा किया। दूसरी पार्टियों ने भी आवाज उठाई। एक महीना अमरीकी सफारत खाने में रखने के बाद रहा कर दिया गया। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि अगर अवामी सतह पर एहतजाज न होता तो उन्हें ताना मोबे की हवा खाना पड़ती। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के खानदान वाले भी मेरे पास आए। अमरीकियों का दावा है कि ये पाकिस्तानी नजात साइंसदान और 3 बच्चों की मां अलकायदा की रुकन है। उसके खिलाफ दहशतगर्दी के जुर्म में कार्रवाई न हुई बल्कि एक और ड्रामा रचाया गया। आफिया के खानदान का कहना है कि 2003 से 2005 तक वो लापता रही। इस दौरान वो अमेरिका की कैद में थी जहां उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। अमेरिका इस इल्जाम की तस्दीक करता रहा। फरवरी 2011 में आफिया के वकील ने एक ऑडियो टेप जारी की जो आफिया के घर वालों के दावे की तस्दीक करती है। टेप पाकिस्तान के इंसदाद दहशती इदारे के इमरान शौकत नामी एक सीनियर अहलकार के बयान पर मुश्तमिल है। वाज़ेह अल्फाज में वो तस्दीक करता है। पुलिस ने 2003 में आफिया को गिरफ्तार करके ISI के हवाले किया। बरतानवी सहाफ़ी इवॉन रिडले के मुताबिक कैदी नंबर 560 आफिया अलमिया अजीब और पुरस्रार है। इस खातून की चीखें और आहो पुकार की दाएं अफगानिस्तान के बगराम हवाई अड्डे पर मौजूद दूसरे कैदियों के लिए अजियत का बाइस थी। पहली बार वो लापता हुई तो उसके चचा ने जाती तौर पर मुझे फोन की इतला दी। उन्होंने बताया आखिरी बार उसने अपने खानदान से राब्ता किया जब वो अपने 3 बच्चों के साथ कराची से इस्लामाबाद आने के लिए रेलगाड़ी में सवार हुई। वो हवाई जहाज के सफर से खौफजदा थी। उसने सुना था कि उसका नाम FBI के फहरिस्त में शामिल है। आफिया की मां ने फोन करके मुझे मदद की दरख्वास्त दी। मैंने उनके हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आमादगी का इजहार किया। अगले रोज उन्होंने इनकार कर दिया। आफिया एजेंसी की तरफ से उन्हें धमकी मिली। अपने इरादे पर उन्होंने अमल किया। वो अपनी बेटी और निवासों को आइंदा कभी न देख सकेंगी। इब्तदा में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने आफिया के मामले को छुआ तक नहीं। मगरबी इमदाद पर पलने वाली NGOs को भी इंसानी हकूक की फिक्र लाहक न हुई। वो अक्सर अलग थलग रही। 2008 में
हेडले के साथ मैंने इस्लामाबाद में आफिया की रहाई का मुतालबा करने और प्रेस कॉन्फ्रेंस लाने का फैसला किया। अब तक प्रेस बेतनाई बरत रहा था, अब अखबारात में अच्छी कवरेज मिली। रफ्ता रफ्ता आफिया का मामला एक कौमी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गया। दावा किया गया कि उसे अफगानिस्तान में अमरीकियों ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने ऐलान फरमाया कि इस खानपान खातून ने इसके 3 बच्चे अगवा कर लिए गए थे। दौरान हिरासत एक अमरीकी फौजी राइफल छीनकर अमरीकी फौजी अफसर और FBI के एजेंटों पर फायरिंग की। गोली की को लगी नहीं। उसे अचानक न्यूयॉर्क मुंतकिल कर दिया गया और 2010 में दाम कत्ल के इल्जाम में इस पर मुकदमा चलाया गया और 86 बरस कैद की सजा सुना दी गई। मुल्क में शदीद रद्द अमल सामने आया। अवाम ने सड़कों और गलियों में एहतजाजी जुलूस डाले। इराक और अफगानिस्तान में मासूम शहरियों के खून से हाथ रंगने वाले अमरीकी फौजियों को कभी सजा न दी गई। CIA का एहलकार रेमंड डेविस लाहौर में 2 नौजवानों को कत्ल कर डालता है तो चोरी छुपे उसे तैयारे में बिठाकर अमेरिका भेज दिया जाता है। 2008 में कराची में मुकीम वजीरस्तान से ताल्लुक रखने वाला जमात का एक रुकन अचानक गायब हो गया। फ्रंटियर फोर्स के जवानों ने उसे उठाया और पेशावर के किला बाला हसार में ले गए। मेरी पार्टी ने कराची में मुजाहरे किए और मैंने आला अली से पूछा कि उसके साथ क्या हुआ। चंद रोज बाद उसे रहा कर दिया गया। पता चला कि न सिर्फ फ्रंटियर फोर्स के एहलकारों ने उससे तफ्तीश की बल्कि चंद अमरीकी भी पूछगिछ पाते रहे। वो ये जानना चाहते थे कि जब वो अपने घर वजीरस्तान गया था तो उस तालिबान को 50 लाख रुपए किस मकसद की खर्च दिए गए। जहांजेब ने इकरार किया कि वाकई ये रकम उसने दी थी। फिर उसने पूछा कि अगर वो तालिबान को रुपया देने से इनकार कर दे तो क्या वो उसके तहफ़्फ़ुज़ जमानत दे सकते हैं। जहांजेब का कहना था कि अगर किसी और को ऐसी सूरत हाल का सामना होता वो इस कदर खुशकिस्मत साबित न होता। कराची में अगर उसकी रहाई के लिए मुजाहरे न होते उसके लिए 2 साल की सजा तय थी। जहांजेब की कहानी से पूरी तरह वाज़ेह होता है कि कबायली इलाकों के अंदर सूरत हाल दर हकीकत है। लोग तालिबान और सिक्योरिटी फोर्सेस की बाहमी कश्मकश में इस कर रह गए हैं। वहाँ कोई कानून नहीं, इसलिए दोनों जानिब से लोगों को मौत के घाट उतारने का सिलसिला जारी है। हमारी तारीख के शर्मनाक तरीन वाक़यात में से एक इसी बरस 2011 में कोयटा में पेश आया। 3 खवातीन और 2 मर्दों पर मुश्तमिल एक नहते बचन खानदान को एक नाके पर पुलिस ने गोलियों से भून दिया। पुलिस ने दावा किया कि ये लोग दहशतगर्द। फिर उनकी तस्वीर सामने आई। इसमें 7 माह हमला एक खातून हाथ उठाकर रहम की भीख मांग रही थी। शायद वो आसमान की तरफ इशारा करके अल्लाह का वास्ता भी दे रही थी। दिल दहला देने वाला मंजर था। खुदा जाने ऐसे कितने ही वाकयात होंगे कैमरे की आंख में महफूज न हो सके। मुशर्रफ हुकूमत के काले करतूतों की फहरिस्त में शामिल एक और शर्मनाक वाकया मुल्ला ज़ईफ के साथ होने वाला सलूक है। 9/11 के बाद पाकिस्तानी एहलकारों ने जेनेवा कन्वेंशन के तहत मिलने वाले सार्किस्तान को पसे पुश डालकर तालिबान सफ़ी को गिरफ्तार के अमरीका के हवाले कर दिया। 2000 में मुल्ला ज़ईफ से मेरी मुलाकात हुई थी। उन दिनों वो इस्लामाबाद में ईरान अफगानिस्तान तनाव कम करने के लिए सरगर्म अमल थे। वो इंतहाई मुहज़्ज़ब, बालिग नजर और नरम गुफ्तार शख्स से मालिक थे। अपनी किताब तालिबान के साथ जिंदगी माई लाइफ विद तालिबान में उन्होंने बताया है कि अमरीका के सपुर्द किए जाने के बाद पर क्या गुजरे। उन्होंने मेरे चेहरे पर लिपटे काले कपड़े को एक झटके से उतारा। पहली मर्तबा मुझे अंदाजा हुआ कि मैं कहाँ हूँ। यहाँ पर इमरान खान ने अपने इस 8वें बाब में शामिल किया है ज़ईफ से अपनी मुलाकात के बाद जब उनकी किताब पढ़ी तो उस किताब का कुछ हिस्सा में शामिल किया है। उसमें लिखा था, उन्होंने मेरे चेहरे पर लिपटे काले कपड़े को एक झटके से उतारा। पहली मर्तबा मुझे अंदाजा हुआ कि मैं कहाँ हूँ। पाकिस्तानी और अमरीकी फौज मेरे इर्द गिर्द खड़े थे। अमरीकी फौज मुझे पीट रहे थे। मेरे जिस्म पर बाकी रह गए कपड़ों को फाड़ कर बदन से अलग कर रहे थे। पाकिस्तानी फौजी चुपचाप ये मंजर देखते रहे। आखिर जब मुकम्मल तौर पर मुझे बरहना कर दिया गया तो खुद को पासराने कुरान कहलाने वाले पाक फौज के भी बेशर्मी के साथ हंस हंस कर अमरीकियों की इस जिल्लत आमेज सलूक पर उन्हें दाद देने लगे। उन्होंने अमरीका को सपुर्दगी की ये तकरीब मेरी आंखों के सामने रचाई। ये लम्हात मेरी रूह पर गहरे दाग की तरह सब है। थोड़ी सी तवक्को मुझे जरूर थी कि पाकिस्तानी अमरीका को मजबूर करके कम अज कम ये सलूक उनके सामने उनकी आज़ाद और खुद मुख्तार सरजमीन पर ना किया जाए। ये है बस उस किताब से। आगे फिर आते हैं इमरान खान क्या लिखते हैं। इस तरह के बेशुमार वाकयात हैं। किसी शख्स का तालिबान से किसी भी तरह का वास्ता हो उसे दहशतगर्द करार दिया जाता है। 9/11 के हंगामे से कबल पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल था जो इस्लामी अमारात अफगानिस्तान को तस्लीम कर चुके थे। पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात भी। जाहिर है कि अफगानिस्तान के अदारों और अवाम के साथ बहुत से पाकिस्तानियों के रवाबत थे। हमारे वतन में तालिबान को बुनियाद रस्त समझा जाता, दहशतगर्द नहीं। जहाँ तक अलकायदा का ताल्लुक है
ہے تو بہت کم پاکستانی اس نام سے واقف جو واقف تھے وہ انہیں بھی غیر ملکوں پر مشتمل اخوان مجاہدین جیسی ایک جہادی تنظیم سمجھتے ہیں۔ اس بات سے قطع نظر کہ دہشت گردی کے ان ملزموں سے کیا کیا جرائم سرزد ہوئے، بنیادی نقطہ یہ ہے اس سلسلے میں انصاف کے تقاضے مکمل طور پر نظر انداز کیے گئے۔ کسی بھی مہذب ملک کی پہچان اس کا عدالتی نظام ہی ہوتا ہے۔ پاکستان کے پہلے سے زور جمہوری ادارے مزید خطرات سے دو چار ہو گئے۔ مشرف نے بلا امتیاز تمام سطحوں پر قانون کی حکمرانی کو پامال کر کے رکھا۔ جنرل مشرف اپنے اقتدار کو سہارا دینے کے لیے غیر آئینی اقدامات پر مجبور تھے۔ امریکہ کے ساتھ موصوف کا اتحاد ان کی مقبولیت کو تباہ کیے دیتا تھا۔ وہ سمجھوتے پر سمجھوتا کیے جاتے۔ اقتدار پر قبضہ کرنے کے فوراً بعد بدعنوانی کے خلاف ایک یلغار انہوں نے برپا کر دی۔ بدعنوان آصف علی زردری جیل میں تھے۔ نواز شریف دور میں اپنے خلاف بنائے گئے مقدمات سے بچنے کے لیے بے نظیر بھٹو پہلے ہی ملک سے باہر تھیں۔ نواز شریف طیارہ اغوا کرنے کے الزام میں عمر قید کی ساکھ رہے تھے۔ اچانک ایک سمجھوتا کر کے مشرف نے نواز شریف کی سزا معاف کر دی اور انہیں سعودی عرب جلا وطن کرا دیا۔ 2002 میں جب موصوف نے اپنے عہدہ وزارت میں توسیع کے لیے ریفرینڈم کا اعلان کیا تو میں اس وقت بھی ان سے بھلائی کی امید لگائے بیٹھا تھا۔ یہاں پر اس باب کو روکتے ہیں اور آپ کو اب تک تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اگر آپ صد کی طرف نظر بھی رکھیں تو پھر بھی آپ جو نظام کے اندرونی پرزے ہیں وہ سمجھ نہیں سکتے کیونکہ باہر صحیح نہیں آتی۔ اب تک تو کافی حد تک ہم سب کو اندازہ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی باب سے آغاز کریں گے۔ جانے سے پہلے آج کی بات، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے خادم کی غلطی کو مرتبہ معاف کروں؟ آپ خاموش رہے۔ انہوں نے پھر وہی عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے خادم کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، روزانہ 70 مرتبہ۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Till next time, take care. God bless. اللہ حافظ۔
دلدار پاکستان کی پوڈ کاسٹ میں شہزادی کا پیار بھرا آداب۔